आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी के तहत जो बिहार में टीचर की एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए जो सिलेबस है वह है एससीईआरटी बुक, और उसी क्रम में आज हम लोग 11वीं बुक को ख़त्म कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी जो है 10 बुक अगर आ चुका है, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। आज की जो 11वीं बुक है उसमें हम लोग कवर करेंगे कक्षा 3 की जो पर्यावरण और हम बुक आती है, जो ईवीएस की बुक आती है उसको कवर करेंगे। आपको ये भी मालूम होगा कि जो ईवीएस की बुक आती है पूरे बिहार में जो आपके एससीईआरटी में, वो आपके 3, 4 और 5 क्लास के लिए आती है। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम जो हो रहा है वह 12वीं तक हो रहा है, तो उसके लिए जो लेवल है आपको थोड़ा बढ़ाकर पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए आपको एक पीडीएफ भेज दिए हैं अभी आज ही, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका समझ लीजिए, चाहे प्राइमरी हो या आपको अपर वाला जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हो, आपको सभी में वो काम आएगा। और एक ही वीडियो देख लीजिएगा, एक ही पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यह जो बुक है आपके सिलेबस में दिया गया है, तो यहाँ पे देखना हमारा धर्म बनता है। तो चलिए इसको हम कवर करते हैं। इससे पहले अगर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको सूचना बता दे रहे हैं कि आपको टोटल बताए थे कि हाँ, आपको जो प्राइमरी लेवल तक जो है कम से कम आपको मिनिमम जो है 15 किताब पढ़ने हैं, जो आपके जीके जीएस का था। तो यहाँ पे हम लोग आज ये 11वीं किताब है। अगर हम बात करें इसके आगे की, तो देखिए यहाँ पे समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम मेरा भी है इसी का। तो यहाँ पे जो है खुद मुझे ही पढ़ना है, तो यहाँ पे समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन क्योंकि अगर देखिए एक बुक को अगर हम बात करें कवर करने में, जो आपको कक्षा 8 की हो या कक्षा 7 की हो, तो एक बुक को ख़त्म करने में कम से कम 4 से 5 दिन का समय लगता है। इसको पहले क्या करना पड़ता है कि कोई भी बुक को लेकर पहले पढ़ना पड़ता है, फिर उसको जो है हैंड्स जो नोट्स बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद टाइपिंग है, फिर उसके बाद अरेंज, बहुत उसमें तामझाम रहता है, तो लेट लगता है और एग्ज़ाम में समय नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो और आएगी इसके बाद, और वह जो होगी वह आपको कक्षा 8 की जो पुस्तक है अतीत से वर्तमान, यही आपका आखिरी वीडियो होगा 12वीं का। अगर उसके बाद समय मिलता है तो यहाँ पे मतलब समझ लीजिए कि वो 10% ही चांस है। अगर वह समय मिलता है तो आगे जो है आपका साइंस भी कवर किया जाएगा। लेकिन आपका जो अतीत से वर्तमान जो बुक है, यह आपको इतना इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि आपको इसमें खुद एक चैप्टर दिया गया है आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, और वो आपका 30 पेज का है। तो यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आने का चांस है, क्योंकि जो अतीत से वर्तमान जो 8वां का बुक है, समझ लीजिए कि आपको पूरा उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो आपको बहुत इसमें सारा पॉइंट दिया गया है, बहुत सारा फैक्ट दिया गया है, और इसमें यही कोशिश हो रही है बनाने की। यहाँ पे कम से कम इसको बनाने में अगर हम बात करें तो 7 से 8 दिन जो है इसमें समय लगेगा। तो इसका जो कुछ जो है नोट्स बन चुका है, बाकी जो बन रहा है अगर आ जाती है समय पे तो उसको मतलब ये 2-3 दिन में आ जाएगा। लेकिन वो भी आएगा तो आपको 3-4 पार्ट में करके आएगा, क्योंकि एक ही पार्ट में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना किया है। आपको बहुत ही चैलेंजिंग काम होगा और बहुत उबाऊ भी फूल होगा। तो उसको हम कोशिश करेंगे कि आपको 2 या 3 पार्ट में कवर करें, और समय मिले तो बाकी जो बातें होगी आपको देखेंगे। लेकिन चलिए आज हम कवर करते हैं कक्षा 3 की जो ईवीएस बुक है उसको। यहाँ पे इस चैप्टर में देख लीजिए कि आपको टोटल जो है 20 चैप्टर दिया गया है। तो इस 20 चैप्टर में जो भी फैक्ट है आपको चलिए हम कवर करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, एक बार आपको गो थ्रू हो जाना है इससे, क्योंकि ये आपका सिलेबस में है। पहला चैप्टर था चाचा की शादी। देखिए यहाँ पे चाचा की शादी हो रही है, एक लड़का है इसमें, और चाचा की शादी होने पे जो घर में इसमें देखिए आपको इनके रिलेशन वाले लोग आए हैं, जैसे मामा मामी फूफा फूफी, ये सब आए हैं। तो इनके रिलेशन के बारे में आपको ये बता रहा है यह किताब जो है आपका, ये चैप्टर है। जैसे देखिए आपको दिया गया था मिलान करने के लिए, इसमें दिया गया है कि नाना का मिलान करना है। तो नाना कौन होते हैं? तो नाना जो होते हैं वह माँ के पिता होते हैं। उसी प्रकार देखिए मामा होते हैं। मामा कौन होते हैं? तो मामा किसको बोलते हैं हम लोग? माँ के भाई को बोलते हैं, तो यानी ये आपके मामा कहलाएंगे। उसी प्रकार देखिए अगला इसमें है कि चाची। चाची क्या होती है? तो चाची जो होती है वो आपके चाचा की पत्नी होती है। तो यहाँ पे दिया गया है, तो आपको इसे टिक लगा दीजिए। ताऊ कौन होते हैं? तो ताऊ जो होते हैं आपके पिताजी के भाई होते हैं। तो यहाँ पे पिताजी के बड़े भाई कहलाते हैं ताऊ। उसी प्रकार मिलाना था मौसा। मौसा कौन होते हैं? तो ये मौसी के पति होते हैं। फूफा कौन होते हैं? तो ये आपके फूफा के पति होते हैं। तो ये आपको दिया गया था कुछ पॉइंट। जैसे आगे देखिए आपको यहाँ पर रिलेशनशिप पे भी क्वेश्चन दिया गया था, जैसे कि हाँ, आपके मामा का बेटा आपकी माँ को क्या लगेगा? तो यहाँ पे देखिए आपके मामा का जो बेटा है वो आपका हुआ भाई, और ये बोल रहा है कि आपके माँ को क्या लगेगा। तो यहाँ पे ये माँ को बोलेगा क्या? तो ये हमारे जो भाई है माँ को बोलेगा बुआ। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि माँ को क्या लगेगा? तो ये माँ को भतीजा लगेगा। तो यहाँ पे यह याद रखिए कि ये पूछ रहा है कि माँ को क्या लगेगा। तो ये माँ का भतीजा हुआ, यानी जो मामा का बेटा हुआ हमारी माँ का भतीजा हुआ। तो यहाँ पे आप भतीजा भर दीजिए। तो यहाँ पे आप ऐसे भर सकती है। तो यहाँ पे ऐसे ही मतलब ये बोध हो रहा है कि आपके जो एग्जाम में होगा आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपके पूछ सकता है। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए अगला है कि आपके फूफा की बेटी।
आपकी फूआ की बेटी क्या हो गई, आपकी सिस्टर हो गई, तो यहाँ पे बहन हो जाएगी। और उसके बाद बोल रहा है कि आपकी फूआ की जो बेटी है आपके पिताजी के क्या लगेगी, तो हमारे जो पिताजी है उनके क्या लगेगी, क्योंकि ये जो बहन है तो यहाँ पे हमारे फूआ की बेटी है तो आपको ये मामा बोलेगी, तो ये मामा की क्या हो जाएगी, ये मामा की भगनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप भगनी भर सकते हैं। तो ये आप भर दीजिए। और आगे चले हम आगे आपके देखिए अगला यहाँ पे दिया है कि कौन कौन से ऐसे मौके हैं जब आपके घर पे बाहर से रिश्तेदार आते हैं। तो कब कब आते हैं, मान लीजिए कोई घर पे आपका शादी विवाह हो रहा है तो आपको आएंगे, या कोई बड़ा जो है यज्ञ हो रहा है उसमें आप आते हैं, जो लोग बाहर से हमारे रिश्तेदार योग, तो ये सब जो कार्यक्रम होता है यहाँ पे आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं। देखिए अध्याय 2 में दिया है कि हमारा परिवार से क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपको बुक में दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है, सीधे हाथ में लिख दिया कि हाँ पानी भरने का घर में आपका काम कौन करता है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। सबके घर में अलग अलग कोई करता है। यहाँ पे देखिए घर का सफाई जरूरी नहीं है कि आपको महिला ही करता है, पुरुष भी करता है। तो यहाँ पे अगर हम इस बुक में जो दिया है अगर हम शामिल नहीं करते तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ छूट रहा है, तो यहाँ पे इसलिए हमको शामिल करना पड़ रहा है। तो देख लीजिए यहीं सब दिया गया है कि हाँ घर में कपड़ा कौन धोता है, तो आपके घर में जो धोता है यहाँ पे लिख लीजिए, एग्जाम में तो पूछेगा नहीं। आगे हम बात करेंगे अब अध्याय 3 में दिया गया है कि जीव जंतुओं की दुनिया दिया गया है। तो यहाँ पे यह दिया गया था इस चैप्टर में कि मांसाहारी जीव क्या कौन होते हैं, तो वह जीव जो मांस खाते हैं तो मांसाहारी हो गए। उसी प्रकार शाकाहारी कौन होते हैं, तो वह जीव जो मांस नहीं खाते हैं वो आपके शाकाहारी हो गए। उसी प्रकार दिया गया था सर्वाहारी कौन होते हैं, तो जो आपके मांस और जो साग सब्जी दोनों खाते हैं ये सर्वाहारी हो गए। और ये जो शाकाहारी जीव जो होते हैं वो अपना जो भोजन बनाते हैं वह पेड़ पौधे से बनाते हैं। तो आपको ये तीसरा चैप्टर में दिया गया था। उसके साथ यहाँ पे देखिए आपके बुक में एक पहेली भी दिया गया था। तो चलिए यहाँ पे कैसे हो गया। पहला यहाँ पे पहेली है कि काली काली मैं मतवाली करती रहती हूँ जुगाली। तो यहाँ पे जुगाली करने वाला जानवर कौन होता है, देखते हो जो पहुराता है, जैसे गाय भैंस हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा है काली काली, तो काली कौन पुराती है, आपको भैंस पुराती है, तो यहाँ पे आप भैंस जो है यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला है कि हरे हरे है मेरे पंख और लाल मेरी चोंच रंग है। तो यहाँ पे देखिए जो तोता होता है इसका हरा पंख होता है और चोंच जो होता है इसका लाल होता है, तो ये कौन हो गया, तोता हो गया। तो यहाँ पे आप तोता भर दीजिए। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे हम चलते हैं। अगला आपका है कि टेढ़ा मेढ़ा चलता हूँ और झाड़ बिल में रहता हूँ। तो झाड़ बिल में कौन रहता है, सांप रहता है, और ये टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो यहाँ पे आप सांप भर दीजिए। खुद यहाँ पे फिगर भी दिया गया है। उसके बाद देखिए गोल गोल में जाल बनाती छोटे जीव को मैं उलझाती। तो ये आपका कौन है, मकड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मकड़ी भर सकते हैं। आगे हम चलेंगे। देखिए यहाँ पे आपके बुक में दिया गया था कि ऐसे जीव का नाम लिखिए जिसकी पूंछ होती है। तो यहाँ पे ऐसे सवाल एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन आप भर लीजिए। तो यहाँ पे पूंछ किसका होता है, तो गाय का हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए गाय भैंस घोड़ा, जिसका पूंछ होता है तो यहाँ पे पूंछ वाला लिख लीजिए, तो आपको हो जाएगा। ऐसे जीव का नाम लिखिए जो छेड़ने पे काटते हैं। तो छेड़ने पे कौन कौन से काटते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका कुत्ता हो जाएगा। कुत्ता को ज़्यादा छेड़िएगा तो कुत्ता भी काट लेगा, बिल्ली को भी ज़्यादा अगर छेड़िएगा तो बिल्ली भी काट लेगी। तो ऐसे ऐसे जो यहाँ पे जानवर का नाम लिखना है जिसको छेड़ने पे काट लेती है। जैसे आपको क्या होगा, सांप हो गया, सांप को छेड़िएगा तो काट लेगा, बिच्छी को छेड़िएगा तो काट लेगा। तो ये सब आपको ऐसे जीव है जो छेड़ने पे काटते हैं। उसके बाद देखिए मकड़ी ऐसा घर क्यों बनाती है। तो यहाँ पे मकड़ी ऐसा घर क्यों बनाती है, आपको ऐसा घर जालीदार इसलिए बनाती है क्योंकि आसपास के कीड़ों को जो है इसमें आकर फंस जाए और ये अपना शिकार बना ले, इसलिए जो है मकड़ी ऐसा जालीदार घर बनाती है। उसी प्रकार देखिए 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जंतुओं के नाम लिखना है आपको कौन कौन से। देखिए 4 पैर वाले 5 जानवर, तो ये कोई बात हुआ, 4 पैर वाला यहाँ पे लिखना है जानवर। तो गाय भैंस घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे लिख के हम बताएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप खुद से तो लिख ही सकते हैं। 4 पैर वाला 5 जानवर का नाम लिखना है। उसी प्रकार देखिए 2 पैर वाला जो है यहाँ पे जीव का नाम लिखना है। तो यहाँ पे जीव तो मनुष्य भी 2 पैर वाला है, तो वो लिख लीजिए। जैसे आपका अगर हम आगे बात करें तो आपको 2 पैर वाला जितने भी 3 जीव का नाम लिखना है, तो यहाँ पे आप खुद से भर सकते हैं। बिना पैर वाले 3 जीव कौन होते हैं, तो आपको बिना पैर वाले सांप हो जाते हैं, तो उसका नाम लिख लीजिए। जुगाली करने वाले यहाँ पे 4 जानवर जो आपको पहुराई करते हैं, तो गाय भैंस लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 3 ऐसे जीव जो जीभ से पानी पीते हैं। तो जीभ से कौन पानी पीता है, देखिए कुत्ता पीता है जीभ से, तो आपको यहाँ पे कुत्ता भर दीजिए। आगे हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 3 ऐसे जीव का नाम बताइए जो जीभ से भोजन पकड़ते हैं। तो देखिएगा छिपकली जो होता है आपको देखिएगा दीवार पे बैठा रहेगा, और जो गिरगिट होता है उसी को बोलते हैं। तो देखिएगा अपना शिकार बनाती है जीभ से। तो आपको ऐसे जीव नाम लिखना है। यहाँ पे आपको एग्जाम में देखिए क्वेश्चन तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपको सीधा जो गो थ्रू हो जाना है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो आपको एक तरफ देखते चलिए और आपको याद होता जाएगा। अगला आपका जो है इसमें 4 नंबर चैप्टर की रंग बिरंगे पंख। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें बुक में दिया गया था कि मांसाहारी पक्षियों की जो चोंच होती है वो आपको
जैसे मान लीजिए कोई जो पक्षी है अगर उसका चोंच होता है छोटी और हुक की तरह होती है तो वह जो होते हैं ज़्यादातर वह मांसाहारी होते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका ये जो है गिद्ध है, इसमें देखिएगा गिद्ध का जो देखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसका जो चोंच होता है छोटी होता है और ये आपका ऐसे हुक की तरह आपको इसमें लगा रहता है। तो जैसे चील हो गए, गिद्ध हो गए, बाज हो गए, तो ये आपको समझ लीजिए कि जिस पक्षी में चोंच छोटी है और हुक की तरह बना हुआ है तो वह आपके मांसाहारी पक्षी के रूप में जाने जाते हैं। उसी प्रकार देखिए आपको कीचड़ से कीड़ा और अन्य छोटे जीव को पकड़ने वाले पक्षियों की जो चोंच होती है वह लंबी और सुई की तरह होती है। जैसे यहाँ पे फिगर में देख लीजिए, ये आपका क्या है तो बगुला है। देखिए आपका इसमें कितना बड़ा इसका जो है चोंच है और इसी के माध्यम से वह कीड़ा में और पानी में मछली पकड़ता है। कुछ पक्षियों की यहाँ पे सोच नहीं चोंच होगा, कुछ पक्षियों की चोंच में निष्पादन प्रणाली पाई जाती है, यानी छानने की प्रणाली। जैसे बत्तख और फ्लेमिंगो जो होते हैं, देखिएगा आपको कीचड़ में जो है भोजन को निकाल लेगा और पहले मुंह में देखिएगा गुलगुलाएगा और फिर जाके अपने जितने कीचड़ है निकाल देता है, यानी उसको छान देता है, फिर वह आपको अंदर ग्रहण करता है। तो वहीं आपको इसमें पाया जाता है निस्पंदन प्रणाली, जैसे बत्तख हो गया और फ्लेमिंगो हो गया। यह अपने भोज्य पदार्थों को कीचड़ से अलग करके तब खाते हैं। आगे हम बात करेंगे तोता के बारे में। दिया गया था कि तोता की चोंच जो होती है घुमावदार होती है जो उसे फल कुतरने में मदद करती है। तो यहाँ पे आप तोता भी देख सकते हैं। अध्याय 5 की बात करें तो दिया है पेड़ पौधे से दोस्ती। यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया था, दिया गया था कि हम मजबूत तने वाले पौधे कौन होते हैं, कोमल तने वाले कौन होते हैं। तो मजबूत तने वाला होता है सागवान हो गया, शीशम हो गया, और कोमल तने वाला केला हो गया और सहजन हो गया। ये सब इसका जो तना होता है वह आपके क्या होते हैं, कोमल होते हैं। उसी प्रकार हम बात करेंगे अध्याय 6 में दिया गया है पत्ता हूँ मैं हरा हरा। यहाँ पे देखिए इस बुक में अगर हम बात करें आपका जो चैप्टर है इसमें जैसे देखिए दिया गया था कि हम इसमें कि नीचे कुछ पत्तों के नाम दिए गए हैं, उनके उपयोग के बारे में पता करना था। जैसे देखिए मेहंदी का पत्ता, तो मेहंदी का पत्ता का हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, देखिएगा आपको मेहंदी का पत्ता पीस कर बाल में लगाते हैं, हाथ में भी लगाते हैं मेहंदी छापने के रूप में। सहजन का पत्ता क्या करते हैं, तो सहजन का पत्ता देखिएगा आपको उसमें जब कहीं जो मान लीजिए जब जोड़ा है वहाँ पर दर्द हो रहा है तो वहाँ पर सेकने पर काम आता है, और उसको पीस के पीने में, यानी इसका जो तीखा होता है, क्योंकि कैंसर जो रोगी होता है तो उसको बोला जाता है कि हाँ सहजन के पत्ता पीने के लिए, तो ये भी होता है। और सहजन का बहुत जगह पकौड़ी भी बनता है, तो ये आपके सहजन का पत्ता हो गया। आगे देखेंगे अगला यहाँ पे दिया है तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता सबको मालूम होगा, जुकाम खांसी में और दंत रोग में भी इसका प्रयोग करते हैं। गेंदा का पत्ता का यूज कहाँ है, तो गेंदा का पत्ता का देखिएगा कान में दर्द हो जाता है तो यहाँ पे इसके कान के दर्द से छुटकारा पाने के लिए गेंदा के रस के पत्ता को इसमें जो है जूस निकाल के रखा जाता है। नीम का पत्ता की बात करें तो नीम का जो पत्ता होता है त्वचा रोग हेतु उपयोगी होता है और ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। उसके बाद हम केला के पत्ता की बात करें तो देखिए पूजा पाठ में और सजावट के रूप में भी जो केला का पत्ता का यूज होता है, तो ये आपको कुछ आपके बुक में प्रयोग दिया गया था। अब हम आगे बात करेंगे अध्याय 7 में। अध्याय 7 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपके तरह तरह के भोजन के बारे में दिया गया है कि हाँ कौन कौन से भोजन किस क्षेत्र में जो है प्रचलित है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया है कि हाँ कौन से पर्व त्यौहार में कौन सा विशेष खाना खाया जाता है। जैसे मेष क्रांति जो होता है उसमें जो है सत्तू इसमें विशेष खाना होता है, दूसरा कुछ भी होता है लेकिन इसमें जो विशेष होता है वो आपके होता है सत्तू। उसी प्रकार देखिए छठ में बात करें तो छठ में भी आपके बहुत सारे खाना होते हैं लेकिन इसमें जो विशेष खाना ठेकुआ होता है तो यहाँ पे आप ठेकुआ भर दीजिए। उसके बाद देखिए होली, होली जो होता है होली में देखिए पकौड़ी बनता है तो यहाँ पे पकौड़ी लिख दीजिए। ईद की बात करें तो आपको सेवई जो है इसमें फेमस है, सेवई खीर, तो आपको सेवई भर सकते हैं। क्रिसमस की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्रिसमस में जो है केक इसमें भर दीजिए। दीपावली में क्या होता है, दीपावली में मिठाई लोग खाते हैं। उसके बाद पूस, यहाँ पे देखिए पूस में क्या होता है, तो हमसे यहाँ पे नहीं हुआ है, अगर आपको मालूम है तो आपको पूस वाला यहाँ पे भर के एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि जो वीडियो देख रहे हैं आपको उनको मालूम चल जाए। आगे हम बात करेंगे, अगला है आर्द्र नक्षत्र। तो आर्द्र नक्षत्र में क्या विशेष भोजन बनता है ये भी नहीं मालूम था, तो आपको ये दोनों भर के आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। शनिवार की बात करें, देखिए शनिवार को फेमस है खिचड़ी, तो आपको ये खिचड़ी बन जाएगा। आगे हम बात करेंगे, अब देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि जीव जंतुओं से जो भी आपके जो मतलब जो प्राप्त होते हैं और पेड़ पौधे से क्या क्या प्राप्त होते हैं उसके बारे में लिखना था। जैसे देखिए जीव जंतु से क्या प्राप्त करते हैं, तो जीव जंतु से हम लोग दूध प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं और अंडा प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे की बात करें तो उससे हम लोग साग प्राप्त करते हैं, फल प्राप्त करते हैं और फूल प्राप्त करते हैं। तो ये आपके बुक में दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। उसी प्रकार 9 जो है अध्याय इसमें दिया गया है पकाएंगे और खाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे
कौन सा चीज़ जो है किस स्थान पे पकता है और खाने वाली चीज़ें क्या है, चलिए उसको देखते हैं। जैसे देखिए बात हो रहा है आपके लिट्टी चोखा का, ये आपके बुक में दिया गया था। लिट्टी चोखा जो फेमस है वो कहाँ का है, तो बिहार के जो भोजपुर जिला है वहाँ पे यह भोजपुर का यह बहुत फेमस चीज़ है। दही चूड़ा की बात करें तो दही चूड़ा जो है मिथिला का फेमस है, तो आपको मिथिला याद रखिएगा। ये सभी के सभी आपके बुक में दिया गया है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें इडली डोसा का, तो मालूम है आपको दक्षिण भारत में जितने भी राज्य है, केरल हो गए, तमिलनाडु हो गए आपको, तो ये आपको इडली डोसा वहाँ पे फेमस है। नारियल तेल का प्रयोग कहाँ होता है, तो वह केरल में होता है। देखिएगा वहाँ पे खाने पीने में सब कुछ में जो है आपको नारियल तेल का प्रयोग किया जाता है, तो नारियल तेल जो है केरल में उपयोगी है। आपको विशेष करके, आपको ऐसे तो यूज बहुत जगह होता है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखिएगा कि इसका बात हो रहा है विशेष का। अब हम बात करेंगे जीव जंतुओं से। देखिए आपको ये तो हो ही गया क्या क्या प्राप्त होता है। अब यहाँ पे अगला जो है इसमें है कि देखिए कच्ची खाई जाने वाली चीज़ों को लिखना है, पक्की खाई वाली चीज़ों को, और कच्ची और पकाकर दोनों तरह खाई जाने वाली चीज़ों को लिखना है। जैसे देखिए कच्चा चीज़ हम क्या खाते हैं, तो खीरा हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा, सेव हो जाएगा, तो ये सब जो चीज़ें हैं हम लोग कच्चा भी खाते हैं, तो ये कच्चा खाने वाले हो गए। पक्का खाने वाला की बात करें, देखिए रोटी हो गया, रोटी पकाए खाते हैं, चावल भी पकाए खाते हैं, मांस भी पकाए खाते हैं, तो ये आपको हो गए पका कर खाने वाली चीज़ें। और कच्ची और पका कर दोनों तरह से कौन कौन चीज़ें खाई जाती हैं, तो गाजर खाते हैं, जो हम लोग कच्चे भी खा लेते हैं और पका कर भी खाते हैं। देखिए गाजर का सूप बनता है या कुछ उसमें हलवा बनता है, तो उसको पका कर खाते हैं। और मूली का देखिए सब्जी भी बनता है, और ऐसे भी हम लोग इसको सलाद के रूप में भी खाते हैं। तो ये सब जो है आपको बुक में दिया गया था। अगर हम बात करें इसमें, देखिए खाने वाली चीज़ और जो प्राप्त होती है, और आपको ये पेड़ पौधा का नाम बताना था। जैसे देखिए फल जो प्राप्त होता है खाने वाली चीज़ में, तो आपको पेड़ पौधे का कौन सा भाग होता है, तो यहाँ पे देखिए आम से हम लोग फल प्राप्त करते हैं, अमरूद से प्राप्त करते हैं। फूल की बात करें, देखिए फूल जो खाने वाली चीज़ होती है वो आपके फूल गोभी जो होता है उससे हम लोग फूल खाते हैं, पत्ता गोभी का भी फूल खाते हैं। पतिया की बात करें तो किसकी पतिया खाते हैं, तो पालक की पतिया खाते हैं, साग की पतिया खाते हैं। जड़ की बात करें, देखिए किसका जड़ खाते हैं, तो मूली और गाजर जो है एक प्रकार का जड़ है जिसको हम लोग खाते हैं। तना की बात करें तो आलू हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, ये सब जो है क्या है आपके तना है, तो ये आपको याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अब यहाँ पे देखिए खाने वाली जो चीज़ें हैं और जीव जंतुओं से प्राप्त होती है उसका नाम बताना है। जैसे दूध जो होता है कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग, तो गाय से, भैंस से और बकरी से प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार अंडा की बात करें तो मुर्गी का अंडा होता है, बत्तख का, कबूतर का होता है। मांस की बात करें तो बकरी, और यहाँ पे आप मुर्गी भर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा आपको ईजी है, लेकिन आपको गो थ्रू होना है क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो देखते चलिए आपको एक बार में याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें हो गया है खाने वाली पकाने वाली चीज़ें। आगे अब हम बात करेंगे अध्याय 9, तो हो ही गया था। अध्याय 9 में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपके पकाने का जो तरीका है और खाने का जो सामान होता है उसको भरना था। जैसे देखिए भून कर जो है कौन कौन सी चीज़ खाते हैं, तो मखाना देखिएगा, मखाना जो है हम लोग भून कर खाते हैं नमक लगाकर, तो ये आपका हो जाएगा। उसी प्रकार बादाम जो होता है ये भी हम लोग भून कर खाते हैं, और यहाँ पे एक खाली स्थान आपको भरना है, यहाँ पे भर सकते हैं कि हाँ भून कर ये भी चीज़ हम लोग खाते हैं। उसके बाद देखिए तलकर कौन कौन चीज़ खाते हैं, तो जो पकौड़ी होता है देखिएगा तल के खाते हैं। कचौड़ी और जो पूड़ी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये भी हम लोग तल के खाते हैं तेल में। उबाल कर कौन सी चीज़ खाते हैं, तो शकरकंद जो आपको अलुआ होता है उसको खाते हैं। अंडा को भी हम लोग उबाल कर खाते हैं, तो ये होगा। सेक कर बात करें, देखिए सेक कर क्या खाते हैं, तो रोटी और जो ब्रेड होता है उसको हम लोग सेक के खाते हैं। तो यहाँ पे आपके बुक में दिया गया था। 10 नंबर है कि घर को जाने, आपको एक जो है चैप्टर है, यानी घर को जानने के बारे में लिखा था कि घर को कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए घर बनाने में आवश्यक जो सामग्री होता है कौन कौन, वो दिया गया था। जैसे घर बनाने में ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, लोहा लगता है, घास भूसा लकड़ी, ये सब जो चीज़ है घर बनाने में लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको घर के प्रकार दिए गए, जैसे यहाँ पे देखिए फूस का घर है, ये थोड़ा आपको ईंट का घर है। यहाँ पे देखिए आपको ये जो है आपका अपार्टमेंट है। तो इस प्रकार से जो है आपके बुक में दिया गया था घर के प्रकार में, तो ऐसा आप थोड़ा याद रखिएगा। आगे देखेंगे 11 नंबर चैप्टर है दीपावली की तैयारी। तो दीपावली की तैयारी कैसे होती है, बस आपको इसी में दिया गया था कि हाँ हम लोग सबसे पहले कूड़े कचरे को साफ़ करते हैं, फिर जाकर मिठाई खरीद के लाते हैं, फिर रात में देखिए पटाखा बजाते हैं और फिर रंगोली भी बनाते हैं। तो ये आपके बुक में दिया गया था। 12 और 13 जो चैप्टर है आपको एक ही प्रकार से था। किस, जैसे अध्याय 12 में दिया गया है किस और क्या और स्कूल के आसपास, यानी आपको इसमें दिशा से संबंधित आपको पढ़ना था कि जैसे दिशाएं होती है तो मुख्य रूप से 4 दिशा होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लेकिन अगर हम बात करें कुल दिशा कितनी होती है, तो कुल 10 दिशा होती है। 10 दिशा कैसे होती है, तो आपको ये तो मुख्य रूप से जो 4 था वो हो गया, बाकी इसमें जो कोना कोनी दिया गया है ये सब, ये आपके 4 हो जाएंगे और ये आपके मिलकर हो गए 8। लेकिन अभी भी 2 बचा हुआ है, और 2 आपको कौन कौन से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक तो आपका ये 4 आपका मुख्य हो गया, ये जो आपका 4 है आपका ये कोना कोनी वाला हो गया, और बाकी 2 जो बच गए, एक आपका होता है सिर के ठीक ऊपर जिसको जेनिथ बोलते हैं, और एक होता है आकाश और पैर के नीचे जिसको हम लोग पाताल बोलते हैं, यानी आपको नादिर बोलते हैं। तो ये आपको कुल मिलाकर 10 दिशा होती है। ये आपके
आपके बुक में ही दिया गया है, इस बुक में नहीं, ईवीएस के बुक में दिया गया था, आपके 5 या 4 में दिया गया था। तो यहाँ पे भी दिशा दिया है, तो आपको इसी में हम लोग कवर कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे भारत के चारों दिशा में क्या है, तो यहाँ पे सबको मालूम होगा। इसके उत्तर में जो है आपको भारत की बात हो रही है, भारत के चारों दिशाओं में, तो यहाँ पे हिमालय है जो आपके बुक में दिया गया था। तो यहाँ पे हिमालय हो सकता है, नेपाल भी हो सकता है, और आपको देखिए इधर पूरब में जो है आपका इधर पश्चिम बंगाल जो है राज्य है, लेकिन आपको ये बंगाल भरना था, तो आपके बुक के अनुसार है। इधर अरब सागर है, और नीचे की बात करें तो श्रीलंका है। तो आगे हम बात करेंगे, अब अध्याय 14 में पानी के बारे में पढ़ना था। और पानी की बात करें, देखिए नदी के स्रोत, जो जल के स्रोत होते हैं, जो पानी के स्रोत होते हैं, यानी जहाँ से हम लोग पानी प्राप्त करते हैं, जैसे नदी, कुआं हो गए, नहर, झील, तालाब, जल हो गए। पृथ्वी पे जो है जल कितना है, तो 71% भाग पे जो है जल है, और उपयोग करने योग्य जल जो है हमारा सीमित है, और उसी में हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे खारा जल की बात करें, तो जो समुद्र का जल है, जो खारा जल होता है, और वह 97.5% आपके पृथ्वी पे उतना जल है। और जो हम लोग पीते हैं, जो स्वच्छ और मीठा जल होते हैं, वो आपको 2.5% ही पूरे आपको धरती पे है। और मानव और जीव के लिए जो पीने का पानी है, जो आपको मीठे पानी होते हैं, वो केवल 0.003% है। तो जो आपके बुक में दिया गया है, तो ये डाटा भी याद रखिएगा। उसी प्रकार देखिए जल के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि वाष्पन क्या है। तो जब जल को गर्म करते हैं, तो गर्मी पाकर यह जो जल है वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाती है, इसको हम लोग वाष्पन बोलते हैं। और फिर वही जो वाष्पन जो होता है, यानी जो वाष्प होता है, फिर आपको ठंडा होकर पानी का जो रूप लेता है, उसको हम लोग संघनन बोलते हैं। तो यहाँ पे वाष्पन और संघनन समझ लीजिए। जल चक्र की बात करें, तो जल चक्र क्या होता है, यानी आपको पानी जो हम लोग देखते हैं, पानी का जो वाष्प होता है, यानी जो पानी ऊपर उठता है और फिर यह बादल बन जाता है, फिर आपको बादल का जो रूप लेकर फिर ये वर्षा के रूप में नीचे आती है ज़मीन पर, यही क्रिया जल चक्र कहलाती है। यानी जल से पुनः जल बनना, यही आपको कहलाता है जल चक्र। आगे हम बात करेंगे, अब अध्याय 15 में दिया गया है कि दानापुर से गौर तक। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ज़मीन से चलने वाली गाड़ी का, ज़मीन पर चलने वाली गाड़ी का नाम लिखना था। तो ज़मीन पे कौन कौन चलता है गाड़ी, देख लीजिए। टेम्पू चलता है, जो ऑटो होता है, उसके बाद आपको बस चलता है, ट्रक चलता है, तो यहाँ पे आप खुद भर सकते हैं। पानी पर चलने वाला वाहन कौन होता है, तो आपको जहाज़ हो जाता है, तो ये सब भर सकते हैं, आपको बोट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हवा में उड़ने वाला, तो हवा में कौन उड़ता है, तो एरोप्लेन उड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको भरनी थी। उसी प्रकार देखिए मिलान करने के लिए दिया गया यहाँ पे कि रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी आपको कहाँ चलता है, तो आपको रेलगाड़ी पटरी पे चलता है, तो पटरी लिख लीजिए। बस की बात करें तो सड़क पे चलता है। हवाई जहाज कहाँ चलता है, तो आसमान में, और नाव पानी में। तो यहीं से आपको मिलान करने के लिए दिया गया था। उसके बाद देखिए पशुओं के द्वारा चलने वाला वाहन कौन होता है, तो पशुओं से कौन चलता है, आपका इसमें टांगा भर लीजिए, बैलगाड़ी भर लीजिए, ये सभी का सभी आपके पशुओं से चलता है। उसके बाद देखिए आदमी के द्वारा खींचे जाने वाला वाहन कौन होता है, तो आदमी ठेला खींचता है, तो आपको ठेला भर सकते हैं, रिक्शा यहाँ पर भर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है आपको आदमी के द्वारा खींचे जाने वाला वाहन हो गए। ईंधन के द्वारा तो आपको सबको मालूम है, बस ट्रक जितने भी होते हैं सब ईंधन से चलते हैं। उसी प्रकार देखिए इसमें दिया गया था 17 में कपड़े तरह तरह के। तो यहाँ पे डाकिया के कपड़ा के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि हाँ, डाकिया जो होता है, इसके सर पे टोपी होता है, ऐसा कपड़ा होता है, इसके हाथ में एक बैग होता है जिसमें आपको ये डाक, इसमें जो है चिट्ठियाँ रखता है। तो ये सब दिया गया था। और आधुनिक युग में जो है संदेश पहुँचाने के लिए अगर हम बात करें, तो चिट्ठियों के अलावा हम लोग तार, मोबाइल फ़ोन, ईमेल जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो ये सब आपका बुक में दिया गया था। और हम बात करेंगे 18 है कपड़ा तरह तरह के। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ है, देखिए कौन कौन से कपड़े पुरुष पहनते हैं और कौन कौन से स्त्री या महिला पहनती है, उसके बारे में लिखना था। तो यहाँ पे सबको मालूम है कौन कौन से कपड़ा पहनता है स्त्री। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, साड़ी जैसे हो जाएगा, पुरुष का कपड़ा धोती पैजामा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे भरना था आपको। तो आपको ये चीज़ कोई इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाली है। 19 नंबर इसमें चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपको दिया गया था खेल का नाम और खिलाड़ियों की संख्या इसमें लिखना था। जैसे क्रिकेट में बात करें तो क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। पोलो में होते हैं 4। वाटर पोलो में कितने होते हैं, 7 होते हैं। खो खो में 9 प्लेयर होते हैं और बेसबॉल में भी 9 प्लेयर होते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा संख्या याद रखिएगा। उसी प्रकार हम बात करें बास्केटबॉल में, तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। आगे हम बात करेंगे, आपके इस बुक में दिया गया था कि जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके पढ़ने के लिए एक विशेष प्रकार की लिपि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि की बात करें तो इसका दिवस कब मनाते हैं, तो ये 4 जनवरी को मनाते हैं। तो यहाँ पे 4 जनवरी आप इसको याद रखिएगा। ब्रेल लिपि में पढ़ने एवं लिखने के लिए अक्षरों को उभार कर एक बिंदु के रूप में लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही आपका ब्रेल लिपि है। यहाँ पे देख रहे होंगे एक जो इसमें खंड है, आपको इसमें 6 डॉट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कितने होते हैं एक खंड में, तो 6 डॉट होते हैं। और यह आपका उभरा हुआ रूप रहता है जिसको टच करके महसूस करके इसको पढ़ा जाता है। किसके द्वारा, तो आपको जो भी व्यक्ति जो है दृष्टिहीन है उसको की बात हो रही है। अध्याय 20 में दिया गया था आओ मिट्टी से खेले। तो यहाँ पे मिट्टी के बारे में पढ़ना था थोड़ा कि हाँ, यहाँ पे कुम्हार जो मिट्टी
कैसे जो यूज करता है, बनाता है, और उसका सही क्रम सजाना था। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए 6 इसमें पॉइंट दिया गया था, तो यहाँ पे हम इसी में भर दिए हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे जो मिट्टी जो कुम्हार बनाता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करता है, कुम्हार मिट्टी खोद कर लाता है। उसके बाद क्या करता है, मिट्टी को तैयार करता है, देखिए काट के पानी डालकर उसको तैयार करता है। फिर उसके बाद क्या करता है कि उसको चाक पे रख के, ये जो आपका गोला गोला ये चाक कहलाता है, चाक पे बर्तन, यहाँ पे बर्तन बनाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, तो बने बर्तन को मिट्टी धूप में सुखाता है। सुखाने के बाद क्या करता है वह, फिर उसको सूखे बर्तन को आग में पकाता है, और पकने के बाद जो है वह बर्तन पे कलर करके और इसको बाज़ार में बेचता है। तो ऐसे इसको सजाना था। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में तो नहीं पूछना चाहिए। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे भरना था काम जो यहाँ पे इन्हें कहते हैं। जैसे देखिए, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को क्या बोलते हैं, कुम्हार बोलते हैं। लोहे का औजार बनाने वालों को क्या बोलते हैं, तो लोहार बोलते हैं। कपड़े सीने वालों को क्या बोलते हैं, तो दर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे इसमें भरना था, तो आप खुद से भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें है कि इन्हीं सभी शब्दों को चुनकर खाली स्थान जैसे भरना है। जैसे देखिए, जो खेत में अन्न उगाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो कृषक होते हैं, यानी किसान होते हैं। तो आपको यहाँ पे कृषक या किसान भर लीजिए। जो इलाज करते हैं कौन होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो यहाँ पे आप डॉक्टर भर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए, जो विद्यालय में पढ़ाते हैं तो आपको ये शिक्षक हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, जो कपड़ा सिलते हैं क्या कहलाते हैं, तो आपको दर्जी कहलाते हैं। उसी प्रकार देखिए, आपके लास्ट में जो चैप्टर नहीं था, ये लास्ट में दिया गया था मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ने में। तो यहाँ पे आपको मूल कर्तव्य के बारे में, चलिए हम थोड़ा इसको याद कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए, इसमें सब में जो है आपके इसमें दिया गया है कि हाँ, क में क्या है, ख में क्या है, ग में क्या है। तो यहाँ पे इसको ना हम जो है यहाँ पे कवर करते हैं। जैसे मूल कर्तव्य के बारे में, मूल कर्तव्य की बात करें जो, तो भाग 4 में है ये, और अनुच्छेद यहाँ पे 51 के क होगा, 5 नहीं, भाग 4 51 के क में जो है मूल कर्तव्य की चर्चा है। मूल जो मौलिक कर्तव्य है वह मूल संविधान में शामिल नहीं था। तो मूल संविधान में नहीं था तो संविधान में संशोधन करना पड़ा, तब ये मूल संविधान में आया। तो यहाँ पे संविधान में कब संशोधन हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और इसी के तहत आपको मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। और ये किसकी सिफारिश पे, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। यहाँ पे याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन के तहत अगर हम बात करें, जब ये बना था यानी 1976 में यह बना था, तो उसमें इसमें 10 मूल कर्तव्य उसमें था। लेकिन अभी कितने हैं, तो उसमें 11 है। और 11 की अगर हम बात करूँ तो 11वां इसमें कब जोड़ा गया था, तो फिर इसमें संविधान में संशोधन किया गया था, और वह था 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसके तहत एक और जोड़कर इसे 11 मौलिक कर्तव्य इसमें बना दिया गया। तो यहाँ पे चलिए उसको हम आगे देखेंगे ही और ट्रिक्स याद करेंगे। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है वाद योग्य नहीं है। आपको वाद योग्य का मतलब हुआ कि ये आपका मान लीजिए जो मौलिक कर्तव्य में बातें बोली गई है, कही गई है, अगर आप उसके साथ आपका उल्लंघन हो रहा है तो ये नहीं कि आप चलिए सुप्रीम कोर्ट में बोलिए कि हाँ, यहाँ पे हमारा मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य में यह हमारा पालन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक जो अधिकार है वो वाद योग्य है। अगर आपका जो मौलिक अधिकार मिला है उसके साथ आपका हनन होता है तो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। लेकिन ये सुविधा जो है आपके मौलिक कर्तव्य में नहीं दिया गया है। इसे देखिए, न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, बात वहीं हुई। और मौलिक कर्तव्य जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। जबकि जो मौलिक अधिकार है वो आपको विदेशियों को भी अधिकार है। और कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है विदेशियों को, वो आपको कमेंट करके बताना है। जो हम लोग पढ़ रहे थे 8वीं क्लास की पॉलिटी, उसमें ये चीज़ें बताई गई थी। आगे हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। देखिए, मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है, तो चलिए उसको देखते हैं। इसको याद कैसे रखना है, तो आपको मालूम होगा ABCD के बारे में। ABCD आपको रैंकिंग पढ़े होंगे आपको रीजनिंग में, तो ABCD ऐसे ऐसे होता है। तो आपको ऐसे लिख देना है। और ए क्या होता है, 1 नंबर पे, 2 होता है, बी होता है 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, यह सबको आपको याद होगा। और इसको इसी तरह से हम लोग याद करेंगे। जैसे देखिए, ए से होता है एंथम। तो एंथम में बात करें तो एंथम मतलब होता है जैसे जो पहले नंबर पर होता है ए, और ए पर होता है एंथम। तो एंथम मतलब क्या होता है, राष्ट्रगान होता है। तो आपको ये राष्ट्रगान से संबंधित है। यानी आपको जो मौलिक कर्तव्य पहला है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और उनके आदर्शों का पालन कर रहे। उसके बाद देखिए बी फॉर अब याद रखेंगे बापू। और जो बापू थे आपके वो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो यहाँ पे स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी स्वतंत्रताकारी जो होते हैं जितने भी, और उनके द्वारा जितने भी आंदोलन होते हैं उसको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को मानना चाहिए और उनको पालन करना चाहिए। सी फोर यहाँ पे क्या होता है, तो 3 पे होता है। और यहाँ पे सी 4 होता है कंप्लीट यूनिटी, यानी एकता की बात हो रही है, यानी भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा करना। डी फॉर होता है डिफेंस। डिफेंस मतलब होता है रक्षा करना, यानी देश की रक्षा करना हो जाएगा। इक्वलिटी की बात करें तो 5 पर होता है इक्वलिटी। और इक्वलिटी मतलब होता है समानता, यानी भारत के सभी लोगों में समानता और भ्रातृत्व की भावना को निर्माण करे।
फैंसी कल्चर मतलब क्या होता है, तो आपको ये 6 नंबर पे होता है आपको फैंसी कल्चर, और इसमें होता है आपको परंपरा और ये आपको संस्कृति के बारे में, जैसे आपको हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना। 7 पे होता है जी, और जी मतलब होता है ग्रीन, यानी आपको हरा भरा की बात हो रही है, तो प्राकृतिक पर्यावरण और उसकी रक्षा और संवर्धन का यहाँ पे बात कही गई है। 8 में देखिए 8 पे होता है एच, और एच मतलब होता है ह्यूमैनिटी, यानी आपको मानव भावना की बात हो रही है, यानी आपको मानव की बात करें तो आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना विकास करना। उसके बाद देखिए 9 पर होता है आई, और आई पर होता है इनकम, यानी आय से संबंधित है, यानी सार्वजनिक संपत्ति और उसकी सुरक्षित करना। उसके बाद देखिए 10 पे आता है जे, जे फॉर ज्वाइंट होता है, और जैसे ज्वाइंट मतलब होता है संगठन यानी सामूहिक, तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रयास करना। 11 मतलब होता है के, और के मतलब ये होता है किड्स एजुकेशन, और यही आपका संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, और तभी से जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है। और इसमें लिखा गया है कि माता पिता या संरक्षण के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये आपको सब यहाँ पे मौलिक कर्तव्य से याद रखिएगा। आपका ये वीडियो समाप्त होता है और आगे हम लोग मिलते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।